डियर स्टूडेंट्स, आप क्लास 12th में आ गए हैं। बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अब हम शुरू करेंगे क्लास 12th के चैप्टर्स की स्टडी। और केमिस्ट्री से बच्चे डरते तो बहुत हैं, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। इसको एक सिस्टमेटिक प्लान के तहत पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। आपके क्लास के टीचर्स, सब्जेक्ट टीचर्स, सभी की एडवाइस होती होगी कि आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ें, क्योंकि उन लाइनों में ही बहुत से क्वेश्चन छुपे रहते हैं। और ये सीबीएसई का पैटर्न भी है आमतौर पे कि केमिस्ट्री का पेपर एनसीईआरटी बुक के अंदर से और उनके मोस्टली सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड जो इन टेस्ट क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज है, उसमें से मोस्टली आते हैं। तो देर न करें और सॉल्यूशन चैप्टर को स्टार्ट करें। ये केमिस्ट्री 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है सॉल्यूशन। देखिए, आप अपने लाइफ में अपने चारों तरफ देखते होंगे। इन नॉर्मल लाइफ वी नियरली कम अक्रॉस प्योर सब्सटेंसेस। बहुत सारे हैं, जैसे वाटर प्योर सब्सटेंस है, NaCl जो कॉमन सॉल्ट है वो प्योर सब्सटेंस है। आपके हाथ में अगर गोल्ड है, सिल्वर है, तो वो भी प्योर सब्सटेंस है। मोस्ट ऑफ देज आर मिक्सचर कंटेनिंग 2 or more प्योर सब्सटेंसेस। देयर यूटिलिटी और इम्पोर्टेंस इन लाइफ डिपेंड ऑन देयर कंपोजिशन। कैसे बताएं? फॉर एग्जांपल, द प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रास मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। आपको पता होगा ये कि ब्रास किसका मिक्सचर है? कॉपर और जिंक का। are quite different from these are German silver mixture of copper, zinc and nickel, or bronze, it is a mixture of copper and tin. 1 part per million ppm, ppm is the full form of part per million of fluoride ions in water prevents tooth decay, while 1.5 ppm causes the tooth to become mottled and high concentration of fluoride. Ions can be poisonous. For example, sodium fluoride is used in rat poison. Intravenous injections are always dissolved in water containing salt at particular ionic concentration and that match with blood plasma concentration and so on. So dear student, अब हम चैप्टर सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे। ऊपर कुछ आपको एलॉयज़ का जिक्र किया हुआ था, यानी एक तरह से सॉल्यूशन मिक्सचर होता है। मिक्सचर किसका है? 2 and more substances mixed together and form a homogeneous form. सो आप ये ना समझें कि सॉल्यूशन जो है मिक्सचर नहीं है। मिक्सचर है किस किस का है? 2 कंपोनेंट उसमें ज़रूर होने चाहिए। उसमें एक कम होगा, यानी क्वांटिटी कम होगी, एक ज़्यादा होगी। सो सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more components. The components present in large quantity is called solvent and the component present in a small quantity is called solute. अगर कभी कन्फ्यूजन हो जाए तो आप सॉल्वेंट में देखिए कितने नंबर्स दिए हुए हैं। SOLVENT सॉल्वेंट 7 और SOLUTE कितने हैं? 6। तो इससे आप पहचान कर सकते हैं कि जो छोटा अमाउंट है वो सॉल्यूट और लार्ज अमाउंट सॉल्वेंट होगा। नाउ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी का मतलब 2 कंपोनेंट्स मिक्स टुगेदर and form a homogeneous mixture are called binary solution. अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ये है कि जनरली बच्चे ये समझते हैं जब कोई सॉलिड किसी लिक्विड में डिजॉल्व होता है, उससे जो कंपोनेंट बना है, जो प्रोडक्ट बना, उसको आपने सॉल्यूशन कहा। बच्चे जानते भी ऐसा ही हैं कि अगर वाटर में आपने NaCl मिलाया या शुगर डिजॉल्व की तो आप कहेंगे ये सॉल्यूशन है। पर अगर उनसे ये कहा जाए कि भाई जो आपकी एटमॉस्फेरिक एयर है उसमें मेन क्या है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। सो आपने पढ़ा होगा कि नाइट्रोजन की जो परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा है, तो वो कैसा काम करेगा? एज ए सॉल्वेंट।
और उसमें और कंपोनेंट है, बस जनरली जो मेजर कंपोनेंट उसमें हम यूज कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं वो है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन वहाँ कैसे बिहेव करेगी, जस्ट लाइक सोल्यूट। तो ये कौन सा, ये भी होमोजेनियस मिक्सचर है, यानी जब सब्सटेंसेस मिलने के बाद आपको फिजिकली नज़र ना आए, नेक्ड आई से आप उसको देख ना सकें, तो वो उसको कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। सो ए सॉल्यूशन कैन बी सॉलिड, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, और गैसेस, डिपेंड अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट। तो ये कुछ थोड़ा सा अटपटा आपको लगेगा कि भाई सॉलिड कैसे सॉल्यूशन हो जाएंगे, लिक्विड कैसे हो जाएंगे, गैस कैसे हो जाएंगे। बट डियर स्टूडेंट्स, जैसे भी बताया आपको कि हमें होमोजेनियस मिक्सचर देखना है, तो उसके बेस पे एक ये टेबल बनी हुई है। इसमें 9 टाइप्स के सॉल्यूशन बन सकते हैं। तो जैसे आप देख रहे होंगे सॉल्यूट, सॉल्वेंट और एग्जाम्पल। अब आपने 3 बार सॉल्वेंट में गैस, गैस और गैस लिखा, इसको हम कहेंगे गैसियस सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि इसमें सॉल्वेंट की जो आपकी कंपोनेंट है वो गैस है। सेकेंड जब जाएंगे 4th, 5th और 6th पर, तो देखेंगे क्या लिखा हुआ है सॉल्वेंट में, लिक्विड, लिक्विड और लिक्विड। अब यहाँ पर लिक्विड कैसा होगा, मेजर कंपोनेंट होगा, तो उसको हम कहेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। जब नीचे आएंगे तो क्या होगा, सॉलिड, सॉलिड और सॉलिड। ठीक है, ये होंगे सॉलिड सॉल्यूशन। अब इसमें देखिए सॉल्यूट वाले कॉलम में आप देख रहे होंगे कि गैस, लिक्विड और सॉलिड, ऐसे 3 बार लिखेंगे, गैस, लिक्विड और सॉलिड, ऐसे 3 बार लिखेंगे, गैस, लिक्विड और सॉलिड। ये इन सॉल्यूशन को लिखने का आसान तरीका है। अब हमें इनके मिक्सचर के जो भी आपके एग्जाम्पल हैं उनको याद रखना है। जैसे गैस और गैस, अभी मैंने बोला आपको, तो गैस और गैस में क्या है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का होमोजेनियस मिक्सचर है, क्योंकि एयर को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कहाँ पर ऑक्सीजन, कहाँ पर नाइट्रोजन है, तो ये आपका होमोजेनियस मिक्सचर होगा। दूसरे केस में कहता है कि लिक्विड होना चाहिए और गैस होनी चाहिए ज़्यादा, तो वो क्या हुआ, CHCl3 क्लोरोफॉर्म वेपर्स मिक्स विद नाइट्रोजन गैस। थर्ड क्या कहता है, सॉलिड गैस, यानी सॉलिड कंपोनेंट गैस में मिक्स होंगे। इसका एग्जाम्पल कैम्फर और नैप्थलीन इन नाइट्रोजन गैस। तो यहाँ तीनों में तो नाइट्रोजन गैस है याद रखने के लिए, और इसमें मिक्स क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन, क्लोरोफॉर्म, कैम्फर और नैप्थलीन। तो ये थे आपके गैसेस सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट चलते हैं, गैस इन लिक्विड, ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, दोनों ये गैस है, ये वाटर लिक्विड हुआ, लिक्विड लिक्विड, इथेनॉल इन वाटर। थर्ड सॉलिड लिक्विड, NaCl डिजोल्व इन वाटर, या शुगर भी ले सकते हैं आप, शुगर भी डिजोल्व हो जाता है वाटर में। हालांकि NaCl आयनिक कंपाउंड है और शुगर कोवलेंट कंपाउंड है, तो उसके हिसाब से, या इथेनॉल भी कोवलेंट कंपाउंड है, डिजोल्व नहीं होता। रिमेंबर, जब भी कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वाटर में डिजोल्व होता है तो वो किसकी वजह से होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, फिर भी बता देता हूँ, पार्शली अट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दैट इज F, N एंड O। नेक्स्ट आपके सॉलिड सॉल्यूशन, गैस इन लिक्विड, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, लिक्विड सॉलिड अमेलगम, मरकरी विद सोडियम, एंड सॉलिड सॉलिड अभी आपने पढ़ा कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड। और जब आप सिमिलर साइज के एलिमेंट मिक्स करते हैं तो उनको एलॉय कहते हैं। एलॉय और इंटरस्टेशियल कंपाउंड में एक डिफरेंस होता है, हालांकि इंटरस्टेशियल भी होमोजेनियस होते हैं, एलॉय भी होमोजेनियस होते हैं। एलॉय में ध्यान रखना होता है कि जो एलिमेंट मिक्स हैं उनका जो साइज है, वो जो एटॉमिक साइज होगा वो नियरली सेम होगा। तो यहाँ पर आपने सॉल्यूशन के टाइप्स को पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हम किस तरह से कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करेंगे एक सॉल्यूशन में। यहाँ इस चैप्टर में, हालांकि NCERT बुक में W की जगह W1 या W2, M1, M2 होगा,
पर मैंने आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे WB को माना है मैंने मास ऑफ सोल्यूट, MB को माना है मोलर मास ऑफ सोल्यूट, WA को माना है मास ऑफ सॉल्वेंट और MA को माना है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो जब भी ये टर्म आएंगी आप इसको अंडरस्टैंड करना और ये मान के चलना कि ये चीज़ें पूरे चैप्टर में चलेंगी। सो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे मास परसेंटेज W/W। इसका मीनिंग है कि जो आपके दोनों कंपोनेंट हैं वो सॉलिड ही हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। सपोज आपने मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट निकालना है तो इसका फॉर्मूला होगा मास परसेंटेज सोल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन इनटू 100 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। अंडरस्टैंड? मुझे लगता है कि आप इसको समझ चुके होंगे। अगर और इसको सिंप्लीफाई करना है तो मास ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन अपॉन मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। ओके, और अगर और इस फॉर्मूले को एक्सप्लोर करेंगे तो मास ऑफ सोल्यूट इनटू 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी, क्योंकि आप जब वॉल्यूम को आप मास की फॉर्म में यूज करते हैं तो डेंसिटी का हम एप्लीकेशन लगाएंगे। नेक्स्ट इज मास फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन का मतलब है कि अपने अगर आप सोल्यूट और सॉल्वेंट का मास फ्रैक्शन निकालेंगे तो जितना मास उस कंपोनेंट का डिवाइड बाय टोटल मास। द रेशो ऑफ मास ऑफ सोल्यूट विद मास ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज मास फ्रैक्शन। सपोज करो WB मास ऑफ सोल्यूट जैसे कि हमने दिया है एंड WA मास ऑफ सॉल्वेंट आर मिक्स टुगेदर एंड फॉर्म ए सॉल्यूशन। नाउ कैलकुलेट मास फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो हमने क्या बताया था? मास फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सोल्यूट। क्योंकि ये मैं पहले बता चुका हूँ कि WB जो होगा आपका ये सोल्यूट है, WA मान आपका सॉल्वेंट है और WA से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मास को और M को जैसे मैंने बताया था मॉलिक्यूलर मास। तो इसी तरह से हम मास फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे देखो हमने सोल्यूट के केस में WB लिखा था, अगर आपने सॉल्वेंट का निकालना तो क्या आएगा? WA अपॉन WA प्लस WB। तो मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सोल्यूट। होप सो आप इसको समझ गए होंगे। सो दस मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मास फ्रैक्शन इनटू 100। आपने कभी देखा होगा या सुना होगा किसी न्यूमेरिकल में या बुक में 10% W/W एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर मीन्स, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि पहला W जो है वो सोल्यूट को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा W जो है उस सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका मीनिंग हुआ कि 10 ग्राम ऑफ शुगर, क्या 10 ग्राम ऑफ शुगर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसको दूसरे में भी लिख सकते हैं हम भी, सॉल्यूशन में तो सोल्यूट सॉल्वेंट दोनों हैं, तो 10 ग्राम हुआ सोल्यूट और 100 ग्राम है सॉल्यूशन। तो हम सॉल्वेंट कैसे निकालते हैं? तो सॉल्वेंट निकालने का तरीका होता है क्या? सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन माइनस सोल्यूट। तो यहाँ 100 में से 10 आप माइनस कर दें तो क्या आएगा? 90 ग्राम। सो दो तरीके से आप इसको बता सकते हैं, या तो लिखेंगे कि 10 ग्राम ऑफ शुगर डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन और 10 ग्राम ऑफ शुगर डिजोल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, क्योंकि यहाँ पर एक्वस वर्ड यूज हुआ है तो एक्वस के लिए हम वाटर यूज करेंगे। थर्ड जो पढ़ेंगे आप वॉल्यूम परसेंटेज। जिस तरह से आपने मास परसेंटेज पढ़ा था वैसे ही आप वॉल्यूम परसेंटेज करेंगे, यानी V/V। यहाँ पे V का मतलब वॉल्यूम से है और दोनों कंपोनेंट यहाँ लिक्विड की फॉर्म में होंगे जो कि वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। देखो यहाँ सोल्यूट भी किस में है? ml में है, और सॉल्वेंट भी किस में है? ml में है। ठीक है, सो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इनटू 100 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
और अगर आपने सॉल्वेंट के निकालना है, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, टू कंपोनेंट ए एंड बी दिया हुआ है एंड वॉल्यूम ऑफ दिस कंपोनेंट वी ए एंड वी बी रेस्पेक्टिवली। सो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए, तो अभी क्या समझा है, जिसका भी निकालना हो उसका वॉल्यूम या मास ऊपर लिखेंगे और टोटल मास या वॉल्यूम। तो मास के केस में हमने मास परसेंटेज में मास को लिया था, यहाँ वॉल्यूम में वी लेंगे। सो वी ए अपॉन वी ए प्लस वी बी इंटू 100 एंड वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ बी इज इक्वल टू, ये वी बी क्या है, वी बी इज इक्वल टू वी ए प्लस वी बी इंटू 100। एक इम्पोर्टेंट नोट है ये, कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि भाई ये 35% वी बाई वी सोल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि 35 ml ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल डिजोल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसका जो यूज है वो एंटी फ्रीज में काम, एज ए एंटी फ्रीज यूज होता है, कार फॉर कूलिंग इन द इंजन। क्या, इथाइलिन ग्लाइकोल। इसका फॉर्मूला है CH2OH और CH2OH, ये होता है इथाइलिन ग्लाइकोल। नेक्स्ट इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम W बाय V। तो यहाँ W से मतलब मास से हुआ, V से मतलब ml से हुआ। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट इंटू 100 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सो इस तरह की जो यूनिट्स होती हैं, इस तरह के जो आपकी कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन है, वो जनरली किस में यूज होता है, मेडिसिन में। द यूनिट ऑफ W बाई V कॉमनली यूज इन मेडिसिन एंड फार्मेसी, जो आपकी ये कंसंट्रेशन की यूनिट यूज होती है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, पार्ट पर मिलियन, दैट इज ppm। द नंबर ऑफ पार्ट बाय मास ऑफ वन कंपोनेंट per million part by mass or volume of the solution. It is used to express the concentration of any component present in trace amount। trace से मतलब बहुत ही small amount, जहाँ पे बहुत छोटा पार्ट दिया हुआ, उस केस में हम इस मेथड को यूज करते हैं। सो सपोज ppm of component A is equal to number of parts of component A divided by total number of parts of all component solution into 10 raised to the power 6, क्योंकि मिलियन किस में लिखते हैं, 6 में। द कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट इन वाटर और एटमोसफियर इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोग्राम पर ml और ppm। तो आपने न्यूज में जब भी आप एयर पोल्यूशन का या किसी वाटर में कंटामिनेशन को स्टडी करते हैं, तो उस केस में हम इस वाले इस कंसंट्रेशन की फॉर्म को अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गिवन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन। हम मोल फ्रैक्शन जो है काई बोलते हैं वैसे तो, पर जनरल लैंग्वेज में इसको एक्स बोल के चलेंगे। वैसे ये काई बोला जाता है, ये लिखा भी कुछ इस तरह से जाता है, लेकिन जनरली जब पढ़ता है बच्चे तो उसको एक्सिम बोलता है। द मोल फ्रैक्शन एक्सिव कंपोनेंट ए इन सॉल्यूशन एंड कंपोनेंट बी रिप्रेजेंटेज काई बी और एक्स बी। तो आप यहाँ जो भी एक नॉर्मल जो सिंपल लैंग्वेज आपको यूज करनी है उसको यूज करें। सो मोल फ्रैक्शन एक्स ए किसके लिए, ए वर्ड हमने ए यूज किया था सॉल्वेंट के लिए और बी किया था सॉल्यूट के लिए। तो बहुत ईजी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, मोल निकालें। क्या आप जानते हैं मोल निकालना? देखिए मोल जो होता है, मोल को लिखते हैं अब मास अपॉन मोलिकुलर मास, यानी N इज इक्वल टू W/m। तो ये ध्यान रखना, कभी भी मोल निकालना हो तो ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू हुआ Na, यानी मोल ऑफ सॉल्वेंट। Na का मतलब क्या हुआ, मोल ऑफ सॉल्वेंट, और B का मतलब क्या हुआ, मोल ऑफ
सोल्यूट, क्योंकि स्टार्टिंग मैंने बताया था कि ए में सॉल्वेंट को यूज करूँगा और बी सोल्यूट को। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज Na plus Nb. So where Na and Nb is number of moles of component A, that is solvent, and Nb is equal to B, that is number of mole of solute. In same way, mole fraction of solute is equal to Nb upon Na plus Nb. ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना हमेशा कि इन बाइनरी सॉल्यूशन मोल फ्रैक्शन ऑफ A and B is equal to 1. So mole fraction is independent of temperature, very important, क्योंकि ये हम मास में कंसिडर कर रहे हैं इसको. The sum of the mole fraction of all the component in a solution is unity. Okay, I hope आप इसको समझ गए होंगे. अगर कोई समझ में नहीं आया, प्रॉब्लम है, तो फिर से आप इसको रिवाइंड करें, इसको दोबारा से वीडियो को देख लें, और अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में लिखें, मैं दोबारा से इस स्पेसिफिक टॉपिक को फिर से आपको समझाने की कोशिश करूँगा. नेक्स्ट इज मोलैरिटी. इट इज़ इंडिकेटेड बाय कैपिटल M. मोलैरिटी डिफाइंड इज एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. यहाँ कंफ्यूज मत करना, ये सॉल्यूशन में है, यानी कैपिटल M इज इक्वल टू NB अपॉन V इन लीटर. इसको थोड़ा एक्सप्लोर करें. अगर वो V ml में होगा तो क्या लिखेंगे, NB इंटू 1000 अपॉन V इन ml. जैसे मैंने आपको बताया था ऊपर कि किसी भी सोल्यूट या सॉल्वेंट का मोल निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे N इज इक्वल टू W अपॉन M. अगर सोल्यूट का निकालना है तो W भी लिख दीजिए और ये M भी लिख दीजिए, ये N भी हो गया. अगर आपने सॉल्वेंट का निकालना है तो Na इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, WA अपॉन MA. सो अब आपने क्या किया, इस Nb को और एक्सपेंड किया. Nb क्या है हमारे पास, ये है आपके सामने, यानी Nb इज इक्वल टू WB अपॉन MB. सो कैपिटल M इज इक्वल टू, यानी मोलरिटी इज इक्वल टू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू V इन ml. तो सब चीज़ें क्या क्या हैं ये आपको पता है. Nb नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर और ml, WB मास ऑफ सोल्यूट, MB molar mass of solute. Molarity of solution can also be calculated when the solution in gram. सपोज करो solution ml में नहीं है, ग्राम में है, तो उस केस में हम इसको मॉडिफाई करेंगे और डेंसिटी को यूज करें, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. अगर आपने मास अपॉन वॉल्यूम के फॉर्मूले से मास को वॉल्यूम में, वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करना है तो हम डेंसिटी को यूज करेंगे. ठीक है. सो मोलरिटी का फॉर्मूला बना फिर WB इंटू 1000 इंटू D. सो D क्या है यहाँ पर, ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है. MB इंटू मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, ये ध्यान रखना. मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि ये किस पर डिपेंड है, वॉल्यूम पर डिपेंड है. जब मोलरिटी या वॉल्यूम पर डिपेंड करेंगे, मतलब टेम्परेचर चेंज होगा तो मोलरिटी भी चेंज हो जाएगी. इस टॉपिक का एक सब टॉपिक लास्ट है मोलैलिटी, और इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं. मोलैलिटी में और मोलरिटी में एक डिफरेंस है. द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट पर kg, यानी यहाँ पे हमने क्या लेना, सॉल्वेंट लेना, ना कि सॉल्यूशन लेना है. सो स्मॉल m इज इक्वल टू NB अपॉन WA इन kg. ये WA क्या हुआ आपका, मास ऑफ सॉल्वेंट. अब NB को आप ओपन कर लो. NB हमने देखो यहाँ दिखाया था आपको करना, WB अपॉन MB. तो हम NBJ क्या लिख लेंगे, WB अपॉन MB इंटू 1000, और W किस में आ जाएगा, ग्राम में. वेयर NB इज इक्वल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट. ध्यान रखना, जहाँ भी मास का कंसर्न चल रहा हो, जैसे मोल फ्रैक्शन है, मोलैलिटी है, तो मास ही रहेगा, उस पर टेम्परेचर का इफ़ेक्ट नहीं होगा. तो बोर्ड में क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी. सो मोलैलिटी क्या रहता है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, कोई चेंज नहीं होता है, जबकि मोलैलिटी में चेंज हो जाएगा. तो ध्यान रखने, जहाँ भी कभी वॉल्यूम की बात आती है वो चेंज हो जाएगा और मोलैलिटी चेंज
नहीं होगा। तो आज की टॉपिक हम यहीं ख़त्म करेंगे और अगले वीडियो में इससे आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। ध्यान रहे आपको एनसीईआरटी बार बार पढ़ना है। और बच्चों, पढ़ाई के साथ साथ आप ये भी ध्यान रखें कि आपकी स्टडी कम्प्लीटली आपकी फैमिली से भी लिंक है, इसकी रैपो आपके मदर फादर से भी जुड़ी हुई है। तो ध्यान रखें, इतनी पढ़ाई ज़रूर करें कि बाद में अफसोस ना हो कि हम पढ़ नहीं पाए, हमने पूरा टाइम नहीं दिया। तो ये सब वीडियो आपके लिए मैं प्रोवाइड करता रहूँगा और होप सो आप अच्छा करेंगे और अपने पेरेंट्स के जो भी रेपुटेशन है उनको बनाने में हेल्प करेंगे। और ज़रूरी नहीं कि आप बहुत प्रेशर के साथ पढ़ें, जितना भी आप पढ़ें, चाहे नियम से आप 2 पेज 3 पेज 4 पेज जितना भी पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी रीडिंग करें। उसके साथ में जो भी आपके इंटेंस क्वेश्चन अनसॉल्व आते हैं उनको बार बार प्रैक्टिस करें। केमिस्ट्री प्रैक्टिस का नाम है, लिख लिख के देखें और होप सो आप अच्छा करेंगे। और मुझे लगता है कि आप ऐसे ही पढ़ते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।